सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में। भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं है, सीधे जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, वरन भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और उन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जहां विधानसभा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो निर्वाचक मंडल होता है वो काफी बड़ा होता है। उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सभी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संख्यकीय मत गणना द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और एकल संख्यकीय मत प्रणाली है। इसका क्या अर्थ है? एक जटिल पद्धति है। जैसे कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके मत का मूल्य निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला रहता है और संसद के सदस्यों के मत का मूल्य निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला रहता है और उन सूत्रों के माध्यम से मतों का मूल्य निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य निकालना है तो हर राज्य की विधानसभा के सदस्य के मतों का मूल्य अलग अलग होगा और वो किस तरह से निकाला जाएगा? वो निकाला जाएगा कि जो राज्य की जनसंख्या है उसमें उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग दिया जाएगा और जो भाजनफल आएगा उसमें 1000 का भाग दिया जाएगा। इस तरह से विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य निकलेगा। जहां तक प्रश्न है संसद के सदस्यों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के मतों के मूल्य का, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा कि विधानसभा के सभी सदस्यों के मतों के कुल योग में संसद के निर्वाचित सदस्यों का भाग दिया जाएगा और जो भाजनफल आएगा उसमें 1 जोड़ा जाएगा। इस प्रकार इन फॉर्मूलों के द्वारा विधानसभाओं और लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, अर्थात 50% से मत अधिक प्राप्त करने होते हैं और इसके लिए वरीयता की पद्धति को भी अपनाया गया है। अर्थात 2 से अधिक लोग अगर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं तो फिर जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो अपनी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस यानी वरीयता भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए अगर प्रथम वरीयता के मतों की गणना के पश्चात ही किसी उम्मीदवार को मतों का निश्चित कोटा या 50% से अधिक मत मिल जाते हैं तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि मतों की गणना की प्रथम चक्र में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो फिर सेकंड चॉइस के मतों को भी गिना जाता है। आज तक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केवल एक बार श्री वीवी गिरी जब राष्ट्रपति चुने गए थे उस समय मतों की जो सेकंड चॉइस है वो गिननी पड़ी थी, अन्यथा इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो इस तरह की रखी गई है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाए वो वास्तव में पूर्ण बहुमत रखता हो। अब यहाँ 2 बातों पर और मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। पहला तो ये कि इस सारी पद्धति के बावजूद भी सच तो ये है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की दलीय स्थिति, राष्ट्रपति पद पे जो उम्मीदवार खड़े हुए उनमें से कौन जीतेगा इसको डिसाइड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में जिस दल का बहुमत होगा, परिणाम भारी होगा,
उसी दल के उम्मीदवार के राष्ट्रपति बनने के चांस लगभग निश्चित होते हैं। तो दलीय स्थिति एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है राष्ट्रपति की जीत और हार में। दूसरी बात, राष्ट्रपति पद के लिए हमारे संविधान में बहुत ही सामान्य योग्यताएं रखी गई हैं कि जो भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। आपको आश्चर्य होगा कि सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यताएं क्यों रखी गई हैं। तो इसका जवाब है कि हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि जो भी योग्य व्यक्ति है वो अवश्य ही राष्ट्रपति पद पर चुना जाए, इसलिए बहुत अधिक योग्यताएं नहीं रखी गई है। तो ये मैंने आज आपको समझाया कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और किस प्रकार से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकसमय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।